अब देखिए नेक्स्ट है डायमेंशंस। डायमेंशंस का यहाँ पे मतलब होगा, जैसे 1D 2D डायमेंशंस यूज़ करते हैं हम किसी पार्टिकल की पोजीशन या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ यूनिट्स की टर्म में भी एक डायमेंशंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब होगा कि जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो मैंने आपको बताया था एक होती फंडामेंटल और एक होती डिराइव्ड। ठीक है, तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में। ठीक है, तो उनके जो यूनिट्स होते हैं उन्हीं को हमने बेस यूनिट मान लिया। ठीक है, तो उन्हीं के सिंबल्स को हम डायमेंशंस नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मास के लिए हम यूज़ करेंगे एम, कैपिटल एम, और डायमेंशंस को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल एल। आपको पता है नेक्स्ट टाइम है, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद करंट है, करंट के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं। कहीं कहीं इसको आई भी कर दिया होता है यूज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन का के यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मोल का तो मोल ही यूज़ करते हैं इसी टाइप से। और कैंडेला की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट सी डी यूज़ करेंगे उसका। तो ये आपके फंडामेंटल या बेस यूनिट्स हैं जिनके डायमेंशंस ये हैं। डायमेंशंस मतलब उन्हीं को हमने इस टाइप का सिंबल बना के लिख दिया। अब इसको यूज़ करेंगे हम। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो इन्हीं से मिलके बनी होती है। ठीक है, मतलब इन्हीं का कम्बिनेशन होता है। इन्हीं का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। जो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, अगर आपको याद हो तो एक था मास, फिर उसके बाद लेंथ, फिर टाइम, ऐसे ही करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। उन्हीं के हमने डायमेंशंस दे दिए हुए हैं यूनिट्स को, तो हम इनको ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो कोई एक क्वांटिटी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी के यूनिट होते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट होंगे किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम केजी की जगह लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट में एम, और लेंथ की जगह लिख सकते हैं एल, और एल की पावर -3 होगी, ऊपर जाके -3 हो जाएगी। तो ये इसके डायमेंशन है। तो बस इस तरह से रिप्रेजेंट करने होते हैं। मतलब हमने क्या करना है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस मान के उनकी पावर्स में लिखना है कि रेज टू पावर क्या आ रही है। मतलब उतने वो चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे मास है तो मास एक यूज़ हो रहा है, ऐसे ही सभी चीज़ें हम डिफाइन करने वाले हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हम डायमेंशन फॉर्मूलाज सारे के सारे इकट्ठे ही देख लेंगे। तो फिलहाल 11th क्लास से शुरू करते हैं। 11th क्लास में हम शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू कर लेते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में पहले तो यही है, ये जो आपने 7 लिखे ऊपर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आते हैं सारे के सारे। तो ये 7 तो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक होते हैं, जैसे जिसके यूनिट नहीं होते, जिसके यूनिट नहीं होते उसके डायमेंशंस हम 1 लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल, तो इसको आप अभी इग्नोर करना, हम फर्स्ट कहीं और से शुरू करेंगे। फिलहाल एंगल, एंगल में आप कहीं भी दे सकते हो। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला उठा के देख लो एंगल का। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क अपॉन रेडियस। वैसे तो इसके यूनिट रेडियन होते हैं, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में कुछ नहीं होंगे, वहाँ डिग्री आते हैं ना, तो आपको पता होगा ये। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में क्या लिखेंगे, जितने भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनमें सब की ज़ीरो पावर लिख ही सकते हैं, तो उसको 1 ही लिखते हैं, तो इसके डायमेंशन हो गए 1। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो कुछ नहीं होगा खास, काइनेमेटिक्स से यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले
या उससे पहले कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ तो आपको पता लग गया, लेंथ एल ही होती है। फर्स्ट वन इज एरिया। अब एरिया के यूनिट क्या होते हैं? कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, तो आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, साथ में उनके यूनिट याद रखने हैं, डायमेंशंस उनसे बन जाएंगे, ठीक है। कुछ एक याद रखने हैं जो मैं अभी पहले बता रहा हूँ, वो वाले आपको याद ही रख लेने। एरिया, अगर किसी भी टाइप का एरिया देख लो, चाहे क्यूब का हो, सरफेस एरिया टोटल, या स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, जिसका मर्जी हो, स्क्वायर में आपको हमेशा दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, और वो दोनों लेंथ की होंगी। फॉर एग्जांपल लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट, ऐसा समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया के जो यूनिट होते हैं वो हमें पता है मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर यूनिट मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब लेंथ का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं L⁻²। अगर आपको और अच्छे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिखो फिर M0L2T0, मतलब L²। तो याद रखना, अगर किसी की पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, किसी की पावर 3 है तो उसको क्यूब बोल देते हैं, अगर -2 है तो इन्वर्स स्क्वायर बोलते हैं, अगर -3 है तो इन्वर्स क्यूब बोलते हैं। इसके अलावा आप 1 2 3 4 याद यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ले लेते हैं। अब वॉल्यूम में आपको पता है फॉर्मूला होता है L⁻B⁻H या फिर L³ है ना। तो इसके जो यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो बन जाएंगे आपके पास मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब फिर से वही डायमेंशन M0L3T0। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी वैसे, बट फिर से भी लिख देते हैं। डेंसिटी यूनिट कौन सा यूज़ होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपने इस एम में और मास के एम में और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस यही गड़बड़ होती है, और तो कुछ खास नहीं होगी इसमें। अच्छा, मास की जगह क्या लिखना है? किलोग्राम। पर मीटर क्यूब है, तो पर मीटर क्यूब मैंने आपको बोला हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। डायमेंशन लिखने होंगे तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन में आ जाएगा आपके पास मास 1 है, लेंथ 3 है लेकिन नीचे है, तो ऊपर जाके इन्वर्स क्यूब हो जाएगा, तो ये T0। तो आप लिखना चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर। डेंसिटी के बाद हम यूज़ कर लेते हैं चलो तो काइनेमेटिक्स में शुरू हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड या फिर वेलोसिटी। देखो, जिनके यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होगा। तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब यहाँ मीटर पर सेकंड क्या है? यहाँ मीटर लेंथ है और पर सेकंड टाइम है, तो T इनवर्स आ जाएगा, तो LT इनवर्स आ गया। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, वेवलेंथ, इन सब के यूनिट मीटर्स ही होंगे। तो इसका मतलब इन सब के डायमेंशन क्या होंगे? L। आप चाहो तो इसकी जगह M0L T0 लिख सकते हो, ठीक है। तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद नई चीज़ आती है, ये था नंबर आपका 5वां। 6 नंबर पे देखो, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसके जो यूनिट होंगे वो होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको पता है। तो इसके डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम? L T इनवर्स स्क्वायर। M0 लिखना है तो लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, M⁻0 1 ही होता है ना। फिर उसके बाद एक्सलरेशन आ गया है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं फोर्स पे। तो नेक्स्ट वन इज फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो
जो सबसे छोटा हो और जिसके यूनिट्स आपको पता भी हों। तो इसका मतलब है कि आप फोर्स में जी M1 M2/r² यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जी के फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि जी इसी से निकलता है ना, फोर्स से। तो हम यूज़ करेंगे छोटा फॉर्मूला जिसके बारे में हमें पता हो। तो मैं M × A यूज़ कर लेता हूँ। इसका मतलब इसके यूनिट होते हैं 1 न्यूटन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। डायमेंशन लिखने हैं तो आपको पता होना चाहिए ये। अब आपको याद रखने हैं MLT−1² होता है, ये डायमेंशन होते हैं फोर्स के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अब एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, वैसे तो फोर्स मैंने गलती से लिखा दिया, इससे पहले आपके पास इनर्शिया वगैरह भी आता है ना। तो इसके बाद हमने यूज़ करना है मोमेंटम, लिख लेते हैं। तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, M × V होता है। ठीक है, M × V का मतलब है मास, M मास है और V वेलोसिटी है। तो इसका मतलब यूनिट क्या होंगे, केजी मीटर पर सेकेंड, यही होते हैं। तो डायमेंशन लिख लेते हैं इसके। केजी की जगह M आ जाएगा, मीटर की जगह लेंथ, और टाइम इनवर्स यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। दिस इज़ फॉर मोमेंटम। अच्छी बात यह है कि यही इम्पल्स के लिए भी होता है। और अच्छी बात है कि चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम ही होगा। अब दो सेम क्वांटिटीज़ कोई माइनस या प्लस कर सकते हो आप, तो वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर में मोमेंटम के बाद इम्पल्स है, तो वो हो गया। अब और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क ही होगा सबसे पहले, तो फिर वर्क से शुरू कर देते हैं। वर्क वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी होती है वैसे, और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब है कि यूनिट होंगे इसके न्यूटन सेकेंड, जिसको आप जूल भी बोलते हो। तो मतलब ये जूल के भी यूनिट है। तो जूल का डायमेंशन भी वही बनेगा जो अभी लिखने वाले हम, वो है एम। अच्छा, मैं इसको पहले पूरा लिख देता हूँ। न्यूटन की वैल्यू देखो आपने ऊपर लिखी हुई है, वही लिखनी है आपने, केजी। केजी और मीटर के साथ एक और मीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ। सॉरी, न्यूटन मीटर था ये ना, न्यूटन सेकेंड नहीं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बन जाएंगे, एम। तो मैं डायमेंशन ना ग्रीन से लिख रहा हूँ, जो फाइनल आंसर है हमारा, ML² T−1²। ये बन गया आपके डायमेंशन ऑफ वर्क। अच्छी बात ये होती है कि यही सेम एनर्जी के लिए होगा, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी क्यों ना हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जीज होंगी उन सब के यही होंगे। और भी अच्छी बात ये है कि हीट का भी यही फॉर्मूला होता है। अब ये हीट जिस टाइप की मर्जी हो सकती है, हीट कैपेसिटी हो सकती है, हीट हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो सकती है, डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन सब के यूनिट भी जूल ही होंगे। ठीक है, तो ये जूल आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वर्क के बाद हमारे पास एनर्जी के मैंने आपको बता दी, पावर लिख लेते हैं। पावर। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पे जूल जो है उसका जे छोटा होगा ना, तो इसका भी ध्यान रखना। ये हमने पहले रूल्स देखे थे वो, अब आदत पड़ी होती है इसलिए गलती से लिख हो जाता है, लेकिन कोशिश करोगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पावर। पावर के जो यूनिट है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है, वर्क पर यूनिट टाइम भी होता है, हीट पर यूनिट टाइम भी होता है, सब कुछ होता है। हमने जो यूज़ करना है वो कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। जैसे वर्क का तो हमें पता लग ही गया, तो मैं एनर्जी अपॉन टाइम यूज़ कर लेता हूँ। एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसमें एनर्जी कोई भी भर सकते हो आप, MGH भी भर सकते हो, ½ भी भर सकते हो, और कोई एनर्जी भरनी है तो वो भी भर दो, लेकिन यूनिट सेम ही बनने वाले हैं। और वैसे तो
जो यूनिट बनेंगे वो होंगे जूल पर सेकेंड, ठीक है। और वो जो जूल पर सेकेंड होता है उसी को हम बोल देते हैं वॉट, ये वाला वॉट। और ये जो वोट है वो ऐसा यूनिट है। डायमेंशन जो इसके बनेंगे, जो ऊपर बने हैं एनर्जी के, बस उसमें एक टाइम और लगाना है तो लगा दो फिर। तो ये बन जाएंगे ml2 T−3, एक टाइम और डिवाइड हो गया, बस इतना सा काम था। तो ये आपके पास पावर भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, रोटेशन मोशन। वर्क पावर के बाद आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन आता है, तो उसमें शुरू कर देते हैं। या सर्कुलर मोशन के भी थोड़े से बच गए, जैसे एंगल के लिए। एंगल के लिए वैसे मैंने आपको बताया था, पर यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से। एंगल के लिए क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो यूनिट लेस होगा, इसका मतलब डायमेंशन क्या होंगे 1, तो 1 लिख दिया मैंने। मतलब m0 l0 t0, यूनिट लेस। नेक्स्ट, इसके बाद सर्कुलर मोशन में और भी फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इसी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं आगे जाके, बट फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज v अपॉन आर। वैसे आपको इसके यूनिट पता होने चाहिए, बट फिर भी देखो, वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। ओके, नीचे एक और रेडियस भी है, ये आर रेडियस होता है यहाँ पे, तो आर भी है, तो वो मीटर को फिर से काट देगा। ठीक है, तो क्या बचा 1/सेकंड, इसका मतलब ये बच गए हर्ट्स या टी इनवर्स। तो मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ इसलिए मैं टी इनवर्स लिख देता हूँ यहाँ। ये बन गए टी इनवर्स, किसके हैं ये, ओमेगा के। अच्छी बात ये है कि यही फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं। ओके, और आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है आगे जाके, वो होती है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू, या तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख लो, और भी अदर फॉर्मूले होते हैं, बट फिलहाल इससे काम चल जाएगा। अब देखो, वैसे ओमेगा के यूनिट जो होते हैं ना वो रेडियंस होते हैं, सॉरी रेडियंस पर सेकंड होते हैं, फ्रीक्वेंसी के नहीं होते हैं, ओमेगा के होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा के यूनिट, ये ओमेगा के यूनिट है। ऐसे ही अल्फ़ा के क्या होंगे, अल्फ़ा के होंगे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा के डायमेंशन फॉर्मूले बन जाएंगे टी इनवर्स स्क्वायर, बस इतने से। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला है, तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको। हम आते हैं 14th नंबर पे, शायद आपने सीक्वेंस देख लेना खुद। 14th नंबर पे मान लो मैं टॉर्क ले लेता हूँ पहले। टॉर्क को टो से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में ही आर और एफ है, तो इसका मतलब है आर और एफ की भी वैल्यू पुट कर देंगे तो डायमेंशन आ जाएंगे। अब एफ का फॉर्मूला ना वो आपको याद होना चाहिए। आर का आपको पता है, आर का लेंथ है तो लेंथ आएगा, और न्यूटन का क्या आएगा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया आपके पास, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। इसका मतलब ये सेम टू सेम किसकी तरह है, वर्क डन की तरह। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपने बड़ी बार सुना होगा, एम आर स्क्वायर होता है। यूनिट भी आपको पता लग ही गए होंगे, किलोग्राम, के छोटा होगा, किलोग्राम, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब डायमेंशन क्या बनेंगे, केजी के बन जाएंगे एम, और मीटर स्क्वायर के एल स्क्वायर। टी की पावर आप ज़ीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वो वन ही होती है। समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा और आगे चल पड़ते हैं। रोटेशन वाले चैप्टर में और आपके पास अल्फ़ा वगैरह सब हो गया, टॉर्क भी हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं,
एम वी आर उसका फॉर्मूला होता है, तो आप इसी एम वी आर से निकाल सकते हो। तो इस एम वी आर से आपके पास आ जाएगा एम की जगह, एम इज़ मास, तो एम की जगह आ जाएगा, वैसे इसका फॉर्मूला ये भी होता है आर क्रॉस पी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम एम वी आर से निकाल लेते हैं। एम की जगह किलोग्राम, यूनिट मतलब वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, और एक और मीटर है तो एक और मीटर लगा दो। तो डायमेंशन बन जाएगा एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स, ये बन गया। ये एंगुलर मोमेंटम के बन गए। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास ग्रेविटेशन वाला होता है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हो गई हैं, फोर्स, एनर्जी, ये सब, सिवाय एक चीज़ के, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 7 भी लिख सकते हो आप, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको नहीं आती है तो आपने इसी फॉर्मूले से निकालनी है, एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय, मतलब m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, यूनिट क्या बन जाएंगे, एफ का न्यूटन आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, और मास नीचे आ जाएगा के जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपने लिख लेना फॉर्मूला यूज्ड। तो अगर यूनिट ये हैं तो डायमेंशन फॉर्मूले भी कुछ इसी टाइप के बनने चाहिए, तो मतलब हमें न्यूटन को ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन को ओपन कर देते हैं, या डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम एल स्क्वेयर, सॉरी एम एल टी इनवर्स स्क्वेयर, ये आ गया न्यूटन। मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर लिखोगे, डिवाइडेड बाय, नीचे केजी है, केजी की जगह क्या होता है, एम में होगा, तो एम स्क्वायर आ गया। बस याद रखना अपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, ठीक है। हाँ, आप पूरा इकट्ठा एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, बट लिखना ज़रूर है। इससे बस ये पता चल जाएगा कि आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हो। एक एम उड़ा देते हैं, तो आ जाएगा एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, किसका, जी का। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और कुछ खास नहीं होता, वही टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह होती है, तो वो हमने पहले लिख ली हुई है। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा और आगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह। तो अब देखो, याद रखना है कि जो स्ट्रेस के यूनिट होंगे वही आपके प्रेशर के भी होंगे, क्योंकि प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसका मतलब, तो आपको लिखना होगा न्यूटन का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम दे दिए स्पेशली पास्कल। तो ये प्रेशर के लिए रिप्रेजेंट होता है। इसको हटा देता हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एन एम इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं पास्कल। और इसके डायमेंशन फॉर्मूले लिख देते हैं अब। न्यूटन के क्या होंगे, न्यूटन के होंगे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एरिया आता है नीचे, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। ये आपके प्रेशर के भी हैं और स्ट्रेस के भी हैं, सभी टाइप के स्ट्रेस के फॉर्मूले यही होंगे। इसके बाद आती है एक नई चीज़, विच इज़ स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन, अब ये कुछ भी हो सकती है, किसी क्वांटिटी की लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशंस। अब ये क्या होता है, कोई भी हो सकता है, डेल्टा एल बाई एल, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर डेल्टा वी बाई वी भी हो सकता है, बट मेन चीज़ ये है कि यूनिट है ही नहीं, तो यूनिट लेस।
तो यूनिट लेस के डायमेंशन क्या होते हैं? 1। आप इसको डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं ऐसे तो। अब इसी में हुक्स लॉ आता है, और हुक्स लॉ की वजह से आपके पास एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें भी आपके पास 3 टाइप होंगे। यंग्स मॉडुलस, अब इक्वल तो नहीं लिख सकते, यंग्स मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस या फिर शेयर मॉडुलस। ठीक है, पर चलो शेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वाई या फिर बीटा का वैल्यू पूछी होती है। तो वैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल, ऐसा होता है। सिमिलरली बीटा का भी कुछ इसी टाइप का होगा, नेगेटिव लगता है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा वी बाई वी, और एक माइनस लगा दो। ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही होंगे, यूनिट्स यूनिट वाइज तो सेम ही होंगे, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा वी बाई वी का तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं, फॉर्मूला तो है बट यूनिट नहीं होगा। फोर्स अपॉन एरिया का आपको पता है, ठीक है, वो क्या होगा? पास्कल। तो पास्कल के आपने लिख लिए हैं, तो वाई के भी डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे? एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के भी सेम ही होंगे। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। उसके बाद मेरे ख्याल से 21 चल रहा है, 21। अब फ्लूइड वाले चैप्टर में आपके पास फ्लूइड के शुरू में तो वही है, प्रेशर। प्रेशर आपने देख लिया है, फोर्स है, बर्नौली प्रिंसिपल में भी कुछ खास नहीं। हाँ, उसके बाद आते हैं आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो देख लो। फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, स्टोक्स लॉ यूज़ कर सकते हो, वो आसान है। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें वी जो है वो वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है। 6 पाई की अभी ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो देखो ईटा क्या बन गया, ईटा निकालने के लिए आपको बनना है फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। अब बस आपको डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं इसके। इसके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर फोर्स के डिवाइडेड बाय आर के एल और वेलोसिटी के एल टी इनवर्स। ये बन गया आपके पास। और इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से एल से एल कट जाएगा, तो एम का एम रह गया, एल इनवर्स हो गया, और टी की पावर यहाँ पे -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा t-1। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी के आसपास एक और चीज़ आती है, आती तो बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन उनके यूनिट्स आप ऑलरेडी देख चुके हो, वही वेलोसिटी, फोर्स वगैरह वगैरह, फ्रिक्शन टाइप समथिंग, वो हो गया हुआ है। इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, वो होगी सरफेस टेंशन। वो नई चीज़ है, तो सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस टेंशन है उसको आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, कहीं कहीं सिग्मा से डिनोट किया होता है, जिससे मर्जी कर दो, बट अल्टीमेटली जो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब लेंथ कट जाएगी फोर्स में से, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी इनवर्स। तो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ होगा तो कट जाएगा, तो एल की पावर 0। बस ये बन गया, दिस इज योर सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, विस्कोसिटी से याद आया, फ्रिक्शन रह गया आपके पास। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता था म्यू इनटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन भी एक टाइप की फोर्स ही है, बस मैं यहाँ पे म्यू दिखाना चाहता था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, विच इज़ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। दोनों फोर्स अपॉन फोर्स ही हैं, तो इस ये भी यूनिट लेस होगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है, थोड़ा और आगे चलते हैं।
23. नेक्स्ट वन इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास बड़ी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए और बड़े सारे कोफिशिएंट्स भी हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है थर्मल कोफिशिएंट में लीनियर एक्सपेंशन वगैरह। तो एक्सपेंशन में आपके पास तीन चीज़ें आएंगी। एक आएगी अल्फ़ा विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला वैसे आपको पता होना चाहिए, जो कि बनता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी से। इसमें जो अल्फ़ा है वो होगा डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, ठीक है। जिसमें से लेंथ लेंथ कट जाएंगे, तो इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ टेम्परेचर इनवर्स। तो इसका मतलब केल्विन इनवर्स, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ऐसे ही बाकियों के भी यही हैं। दूसरा होता है बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हो डेल्टा ए से ए बीटा डेल्टा टी, कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका भी सेम ही होगा। और ऐसे ही एक गामा आएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट थर्मल, वो भी यही होगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन के बाद आ जाते हैं आपके पास कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें। उसमें आपके पास नंबर चल रहा है हमारा 24। तो 24 पे अब इसमें एक जो नई चीज़ आती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो तो हीट ही है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आता है एस, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या याद रखना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसमें से जो एस है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो अगर आप यूनिट देखना चाहते हो तो देखो, ऊपर एनर्जी, तो एनर्जी के क्या होंगे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, यही होते हैं एनर्जी के, डिवाइडेड बाय मास के तो एम होंगे और टेम्परेचर के केल्विन हो जाएंगे। तो ये कैपिटल के है, ठीक है। वैसे अगर यूनिट देखने हैं तो यूनिट हो जाएंगे आपके पास जूल। अगर ऐसा ही यूनिट देखने हैं तो मैं बता देता हूँ, वो है जूल पर केजी पर केल्विन। वैसे जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो कैलोरीज होते हैं, तो कैलोरीज की टर्म में भी लिख सकते हो, या तो ये लिख लो या और करके, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी ध्यान रखना है। फिलहाल हम डायमेंशन फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं वापस, देखो एम से एम कट गया, मास ही था ये, तो एल की जगह, एल तो एल एक दो ही है, तो एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर। आप चाहो तो एम की पावर ज़ीरो लिख सकते हो, वरना आपको पता है वन ही होता है। उसके बाद आ जाएगा केल्विन इनवर्स। ये बन गया आपके पास फाइनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे भी सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अब इसके यूनिट क्या होंगे, प्रैक्टिकली बात की जाए तो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ। बाकी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अब चेंज करके एसआई यूनिट्स में। कैलोरीज की जगह जूल लिख देना, मोल तो मोल ही रहेगा, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन कर देना, ठीक है। हम अभी फोकस कर रहे हैं किस पे,
डायमेंशन फॉर्मूला पे, तो हीट के तो आपको पता ही है, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर होंगे डिवाइडेड बाय, मोल के तो मोल ही रहेंगे, ये मोल मोल जो है वो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डिग्री सेल्सियस तो नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, केल्विन। तो लिख लेते हैं इसको भी। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया आपके पास, कुछ भी कटने वाला इसमें है नहीं, तो सब कुछ आएगा। तो थोड़ा बड़ा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये बन गया आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी के साथ एक और चीज़ आती है, दैट इज लेटेंट हीट। कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, बट मैंने आपको ये भी बताया कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एम इंटू एल बस। तो एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम, तो बस एक एम उड़ाना ही तो है एनर्जी में से, तो आ जाएगा एम ज़ीरो एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर, एनर्जी अपॉन मास। मास केजी में होगा, एनर्जी जूल्स में होगी, तो जूल पर केजी। ये आपके पास बन गया लेटेंट हीट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये था 26, नेक्स्ट वन इज 27, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, थर्मल करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, नाम याद रखना है आपने, तो मैं लिख देता हूँ चलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट फ्लो कर रही पर इन टाइम वो। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला होता है, सॉल्व करके बन जाता है। फिलहाल हमें के की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है। तो देखो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एल ऊपर आ जाएगा, एरिया नीचे चल जाएगा, डेल्टा टी भी नीचे चल जाएगा, तो ये बन गया आपके पास कुछ। तो देखो डी क्यू इज हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर, दिस इज योर हीट, डिवाइडेड बाय ये टाइम है। ओके, लेंथ की जगह तो आपको पता है एल ही आना है, एरिया की जगह आपको पता है एल स्क्वेयर आना है, जो कि अभी अभी कट जाएगा, टेम्परेचर की जगह केल्विन आ जाएगा। तो एक लेंथ काट देते हैं, एक लेंथ और कट जाएगी, अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको दोनों को काट देते हैं। तो आपके पास जो फाइनली फॉर्मूला बचा वो होगा, एम होगा, एक एल होगा, टी इनवर्स स्क्वेयर होगा, और केल्विन इनवर्स, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला लास्ट। ठीक है, के का, दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। ओह एक टी नीचे भी था, तो टी इनवर्स क्यूब। अब ये फाइनल फॉर्मूला बन गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी के आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक ग्रेविटेशन में याद आया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो उसको आप ऐड कर लेना, v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू, वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज जूल पर केजी। जूल पर केजी का मतलब आप समझ गए होंगे कि एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक एम आ जाएगा, तो इस एम को उड़ा देता हूँ मैं, तो ये बच गया आपके पास फॉर्मूला।
ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल का है, और तो उसमें कोई है नहीं। वापस आ जाते हैं थर्मल पे। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बाद आपके पास आता है रेडिएशन से रिलेटेड पार्ट आता है। तो उससे पहले कन्वेक्शन में कुछ नहीं होता। हाँ, रेडिएशन में देखो क्या आएगा। रेडिएशन में एक आता है वेन डिस्प्लेसमेंट लो। तो उसमें ना एक वेन डिस्प्लेसमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, जो लो होता है वो होता है वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। इसमें आपसे बी की वैल्यू पूछी होगी कि बताओ बी के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे। पूछा जा सकता है, इतना ज़्यादा खास नहीं है वैसे तो। बट देखो वेवलेंथ इंटू टाइम ही तो है। तो मीटर, वेवलेंथ में मीटर होता है, लेंथ और टाइम, बस एल टी होगा इसका। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी से थोड़ा आगे चल के एक नई चीज़ आ जाती है, दैट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट जो वो सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8। ठीक है, यूनिट क्या होते हैं वो अभी लिख लेते हैं हम। उसके लिए आपको स्टीफन्स लॉ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वैल्यू चल रही है 30 में है ना, तो 30th देखो। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। याद रखना, जो जो बता रहा हूँ वो याद भी रख लेना आपने, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो वैसे। ये बनी गया आपके पास E/A इंटू टी, टी इज़ टाइम, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, देखो एनर्जी अपॉन टाइम के क्या होंगे यूनिट, पावर बन गए वोट होंगे। तो ऊपर आ जाएगा वोट डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आपके पास एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और टाइम तो गायब हो गया, टेम्परेचर टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4। अब बस डायमेंशन फॉर्मूले बना लें हमने। वोट के आपको पता क्या होते हैं, एनर्जी पर टाइम क्या होता है, ml² टी इनवर्स क्यूब डिवाइडेड बाय m की जगह l², और केल्विन की पावर 4। बस इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ये तो कट ही जाएंगे, बच गया m, l कट गया, t की पावर -3, k की पावर -4। दिस इज़ योर स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा अजीब सा है तो इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो इसी के साथ आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी ख़त्म हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास के टी जी और थर्मो दोनों के लिखा रहा हूँ मैं आपको। बाकी सारे तो जाने पहचाने होंगे। हाँ, एक नया फॉर्मूला बन जाता है आपके पास वर्क का, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो कहीं पी डेल्टा वी दिखाई दे तो उसका मतलब वो भी वर्क ही है। वर्क मतलब आपको डायमेंशन फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, विच इज़ ml² टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं। फिर उसके बाद इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से रिलेटेड एक चीज़ आती है, दैट इज़ आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है आपके पास 25/3 या 8.3। यूनिट हम अभी निकाल लेते हैं।
तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन तो याद ही होगी, पी वी इज इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी। मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पे पी वी की वैल्यू क्या होगी, पी वी इज वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन आर को रहने देते हैं, एन और टी आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये सारे पता है क्या है, वर्क के यूनिट क्या होते हैं, ये आपने ऊपर लिखे हैं अभी, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, एन की जगह आ जाएगा मोल, टेम्परेचर की जगह आ जाएगा केल्विन। दिस इज योर फाइनल आंसर। गैस कांस्टेंट के यूनिट हो जाएंगे आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन, वैसे इसकी वैल्यू बन जाएगी डायमेंशंस में, इंपॉर्टेंट है, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर के इनवर्स मोल इनवर्स, ये आ गया। ठीक है, इसी के साथ लगते लगते एक और आ जाता है फॉर्मूला, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो भी इसी फॉर्मूले से लगा सकते हो आप। तो देखो अभी क्या लिखा था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आप इस एन आर को हटा के कैपिटल एन और के लिख सकते हो, इसका मतलब ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन। अब ये जो एन है ना वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स थे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसकी वजह से बस मोल हट जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही। तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जो भी यूनिट बन रहे हैं आपके पास वो हैं जूल पर केल्विन ओनली, तो इसका मतलब यूनिट भी बड़े आसान होंगे, तो जूल पर केल्विन, नंबर तो नंबर होता है उसके, तो यूनिट होते नहीं है, तो जूल की जगह आ जाएगा एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के इज योर केल्विन, तो के तो केल्विन है, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स स्क्वेयर केल्विन इनवर्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बन गया आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, और आगे चलते हैं। 34, इसमें एक और चीज़ आती है गामा, गामा इज सी पी बाई सी वी, मतलब रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये तो यूनिट लेस ही होगा, तो डायमेंशन का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये 1 आ गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में तो यही थे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में ना। इसके बाद आता है ऑसिलेशंस। अच्छा, ऑसिलेशंस में भी कुछ है, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, तो स्प्रिंग से रिलेटेड भी होता है एक, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है या माइनस के एक्स होता है, इसमें जो के है वो कांस्टेंट है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ क्या होगा, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्योंकि एक वेव की इक्वेशन होती है, y या फिर x लिखा होगा, तो y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है a साइन ऑफ ओमेगा टी, वैसे तो वेव की इक्वेशन यही होती है ऑसिलेशंस में, एक और वेव की इक्वेशन होती है, वो आती है अगले चैप्टर में, वेव्स वाले में, साउंड या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि ये जो a होगा इसके यूनिट वही होंगे जो यहाँ लिखा होगा, क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी के कोई यूनिट नहीं होते हैं, यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसका मतलब इसमें जो ओमेगा और टी है दैट इज योर यूनिट लेस, मतलब डायमेंशन लेस, ठीक है, लेकिन ओमेगा और टी के अपने अपने यूनिट ज़रूर होते हैं, मैंने आपको बताया था ये टी इनवर्स होता है और ये खुद टाइम है, तो दोनों कट के यूनिट लेस ही बनेंगे। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में, दूसरे वाले फॉर्मूले में एक नई चीज़ आ रही है के,
दिस इज योर एंगुलर वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय लैम्डा। इसके यूनिट होंगे रेडियंस पर मीटर। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए तो एल इनवर्स, ठीक है। तभी तो ये एल इनवर्स के साथ एल मल्टीप्लाई होके यूनिट लेस क्वांटिटी बनाएंगे। तो ये बन गया आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी। इसमें और एक्सलरेशन होती है, वेलोसिटीज़ ही होती हैं। तो ये आपके 11th के सारे कांस्टेंट, सारे फॉर्मूलाज, सब के यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताने थे आपको, तो वो मैंने कर दिए कंप्लीट, ठीक है। तो 11th के सारे हो गए। अब हम देखेंगे 12th का अगली वीडियो में।